कोरोना संक्रमण विश्व में महामारी के रूप में फैला हुआ है। उसकी रोकथाम हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और काफी हद तक सरकारों ने इस पर काबू पाने की कोशिश की है। हम बाड़मेर जिले की बात करें तो यहां पर भी प्रशासन और चिकित्सा विभाग निरंतर रूप से प्रयासरत है। इस विषय पर और अधिक बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान के रूप में हैं कुलदीप प्रजापत। आप एमएससी केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट में हैं। पिछले 15 वर्षों से केमिकल लैब्स में टेस्टिंग और हैंडलिंग का आपको पास खास अनुभव है। कुलदीप जी, सर्वप्रथम हमारे सभी श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी की ओर से आपका स्टूडियो में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी, हम जानना चाहेंगे कि सैनिटाइजेशन की क्या प्रक्रिया होती है और इसके प्रयोग में क्या सावधानी रखनी होती है? देखिए, जहां जहां भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है तो उसको मारने के लिए सैनिटाइजेशन प्रक्रिया यूज की जाती है, जिसके अंदर कुछ विशेष केमिकल का छिड़काव होते हैं। जिस केमिकल के अंदर क्लोरीन की मात्रा होती है और मुख्य तरह से भारत के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर और अन्य प्रकार के जिसमें क्लोरीन की मात्रा होती है उसका छिड़काव किया जाता है। और इसको जब हम प्रयोग में लेते हैं तो विभिन्न प्रकार की हमको सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि ये केमिकल है। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये क्लोरीन केमिकल है, एक जहरीला केमिकल है, इसलिए इसका प्रयोग करते समय हमको हमेशा आंखों में चश्मा लगाकर रखना है, क्योंकि जब आंखों में यदि ये गिरेगा तो हमको जलन महसूस होगी। साथ ही साथ जब भी इस का छिड़काव जब भी हम करें तो एक प्रभावी रूप से इसका छिड़काव हो, जैसे फव्वारे के रूप में छिड़काव होता है। अधिकतर बार हमने देखा है कि जिस तरह से सैनिटाइजेशन का छिड़काव किया जाता है, जैसे पौधों को पानी दे रहे हैं, इस प्रकार का छिड़काव नहीं करना और एक अधिकतम स्थान कवर हो, इस तरह का हमको छिड़काव करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि चूंकि क्लोरीन वाले सारे जो केमिकल होते हैं, चाहे ब्लीचिंग पाउडर लें चाहे हाइपोक्लोराइड लें, तो ये खुली हवा के अंदर ये धीरे धीरे डिटोरियस होने लग जाते हैं, इनकी गुणवत्ता कम होती जाती है। इसलिए इनके पात्रों को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। साथ ही जब भी केमिकल बनाते हैं तो उससे हमेशा फ्रेश बनाना है, उसको फ्रेश यूज करना है, कभी भी बना कर नहीं रखना है। तुरंत यूज किया और तुरंत उसको खत्म कर दिया। साथ ही साथ जब भी हम इस केमिकल का यूज करें तो एक क्वांटिटी होती है जो सरकार द्वारा गाइडलाइन की जाती है, WHO द्वारा भी गाइडेड है और भारत सरकार द्वारा भी गाइडेड है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर हमको 1 लीटर के अंदर 7 ग्राम जो है हमको ब्लीचिंग पाउडर डालना है। इसी प्रकार हम हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं तो हाइपोक्लोराइड के अंदर हमको 4 भाग पानी लेना है और 1 भाग जो हमको सोडियम हाइपोक्लोराइड लेना है। इसी प्रकार जहां टनल की बात आती है, जहां से मनुष्य टनल के अंदर से गुजरता है और उसके अंदर क्लोरीन का स्प्रे होता है, वहां पर क्लोरीन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि वो सीधा मनुष्य की चमड़ी को टच करता है, आंखों की टच करता है, तो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता कम हो जाएगी। तो उसके लिए हमको 1 भाग केमिकल लेना है और 50 भाग पानी लेना है। इस प्रकार से हमको इन केमिकलों को ध्यान रखना है और प्रॉपर पीपीई को यूज करना है। और किसी जिसको केमिस्ट्री का नॉलेज है, जिसे लेबोरेटरी का नॉलेज है, ऐसे आदमी को साथ में रखकर करें। कुलदीप जी, अभी आप केमिकल का जिक्र कर रहे थे, तो कई बार ऐसा होता है ना कि शायद वो असली है या नकली, कुछ आजकल मिलावटीपन भी कहीं न कहीं देखा जाता है, तो इसकी परख कहाँ और कैसे की जा सकती है? बिल्कुल, जैसे अभी वर्तमान में हैंड सैनिटाइजर की बात आ रही है, टीवी में भी हम काफी देख रहे हैं कि नकली सैनिटाइजर का धंधा बहुत मार्केट में बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। तो उसके लिए कुछ हमारे पास में कुछ ऐसी तकनीक है जिससे हमको पता चल सकता है कि ये जो सैनिटाइजर है असली या नकली है। तो पहले कुछ जो सामान्य सी जो जानकारी है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम दुकान पर जाएं तो एक अच्छी प्रतिष्ठित दुकान हो, मेडिकल शॉप हो, तो उससे ही हम लें। दूसरी चीज, जब भी सैनिटाइजर लें तो उसके ऊपर बैच मार्क होता है, उसके ऊपर अल्कोहल का प्रतिशत लिखा होता है। तो WHO की जो गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ है 70%, 60 से 70% का जो अल्कोहल होता है वही सैनिटाइजर प्रभावी है। तो उसमें अल्कोहल का प्रतिशत देखें। साथ ही साथ उसका GST वाला पक्का बिल है। यदि GST वाला पक्का बिल नहीं दे रहा है आपको, तो इसका मतलब आप समझिए हो सकता है नकली है। फिर भी आजकल ऐसे भी लोग हैं कि जो नकली ब्रांड के सैनिटाइजर उसमें अपना लेबल लगाकर, अपना स्टिकर लगाकर देते हैं। तो उस समय सैनिटाइजर को, ढक्कन को खोल के हाथों पर लगाएं। यदि उसमें 70% अल्कोहल होगा तो हाथों पर लगाने से तुरंत वो उड़ जाएगा
और यदि उसके अंदर किसी प्रकार की मिलावट होगी तो अपन को हाथों में गीलापन महसूस होगा। तो जब भी सैनिटाइजर को यूज करें तो देखें कि हाथों पे लगाने से वो तुरंत सूख रहा है कि नहीं सूख रहा है। और एक अल्कोहल की एक विशेष महक होती है, वो उस सैनिटाइजर के अंदर आती है। यदि वैसी महक नहीं आ रही है तो इसका मतलब निश्चित रूप से वो एक नकली सैनिटाइजर है। कुलदीप जी, सैनिटाइजेशन के बारे में आप बता रहे हैं, हमारे श्रोता शहरी क्षेत्र में भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ये सैनिटाइजेशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो वह अपनी सुरक्षा के लिए किस तरह से करें, क्योंकि महामारी तो सभी जगह फैल रही है। जी हाँ, अभी हम देख रहे हैं कि अब ग्रामों में भी जो है वो संक्रमण फैलता जा रहा है। तो चूंकि उनके पास में सोडियम हाइक्लोराइड उपलब्ध नहीं है, वहाँ ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध नहीं है, वहाँ अल्कोहल उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी जगह पर जो सरकार ने भी बार बार कह रहे हैं कि साबुन, कॉस्टिक युक्त कोई भी साबुन है, कोई भी सरफ है, हैंड सैनिटाइजर है, वो सभी जो है वो सैनिटाइजर है, साबुन है, वो इस वायरस को मारने के लिए उपयुक्त है। तो जहां हमको ये क्लोरीन वाला केमिकल नहीं उपलब्ध है वहां हम साबुन का घोल बनाकर छिड़काव भी कर सकते हैं और अपने हाथों को भी धो सकते हैं, अपने फर्श को भी धो सकते हैं। इसके अलावा फिनॉल भी है और भी कई तरह की जो मार्केट में जो भी क्लीनिंग और हाइजीन के जो प्रोडक्ट उपलब्ध है तो उन प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं। कुलदीप जी, ये तो आपने बात बताई कि किस तरह से हम अपने घर को साफ सुथरा रखें, संक्रमण मुक्त रखें, या अपने आप को किस तरह से सैनिटाइजेशन करके रखें। हमारे खाद्य पदार्थ है, जैसे हम फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उनसे हम किस तरह से बच सकते हैं किसी संक्रमण को लेके, क्योंकि हमें अपनी आदतों में बदलाव करना होगा। बिल्कुल, आपने सही बात कही और ये एक मुख्य प्रश्न भी है, क्योंकि जब केमिकल का छिड़काव होता है तो सब जगह तो वो एक जहरीला केमिकल होता है। लेकिन यदि खाद्य वस्तु है, जैसे पीने के पानी का स्रोत है, जैसे फल है, सब्जियां हैं, दूध है, डेयरी का प्रोडक्ट है, यदि वहां हम केमिकल का छिड़काव करेंगे तो वो सारे के सारे वो भी जहरीले हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमको एक घर के अंदर पानी को गर्म करके बाल्टी में रखना है, उसमें जो भी अपनी खाद्य सामग्री है, जैसे सब्जियां वगैरह है, फल है, तो उसमें आप नमक डाल दें, नींबू का रस डाल दें और उस गर्म पानी में अच्छी तरह से धोकर उसके अंदर रख लें। उसके बाद में उसको जितनी देर तक आप धूप में सुखा सकते हैं उसको धूप में सुखाकर उसको प्रयोग में लें और वापस अपने हाथों को धो लें साबुन से। इस तरह से आप अपने खाद्य पदार्थों को सुरक्षित कर सकते हैं बिना क्लोरीन के छिड़काव के। कुलदीप जी, आपने खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के बारे में बात कही, निश्चित रूप से हमारे श्रोता लाभान्वित होंगे। कई बार हम देखते हैं ना कि जब संक्रमण फैलता है तो कई सही जानकारी के साथ कुछ भ्रांतियां भी फैलती है, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जैसे कई बार कहते हैं ना कि भाई सही बात क्या, गोमूत्र क्या प्रयोग भी करना चाहिए या आयुर्वेदिक काढ़ा भी उपलब्ध हो रहा है, तो उन सब के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। जी बिल्कुल, जैसे सैनिटाइजेशन प्रक्रिया के अंदर ऐसा भी कहा जा रहा है गोमूत्र का प्रयोग करना चाहिए, आयुर्वेदिक सैनिटाइजर भी है। तो चूंकि अभी ये कोरोना वायरस नया फैला है, लेबोरेटरी में सभी प्रकार की रिसर्च होना बाकी है, तो इसीलिए अल्कोहल भी मार्केट के अंदर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो गोमूत्र वाले भी सैनिटाइजर चल रहे हैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि जिस चीज के अंदर क्लोरीन होता है तो वो इस कोरोना वायरस को मारने के लिए सक्षम है। तो ऐसा पाया गया है कि गोमूत्र के अंदर भी कुछ प्रतिशत मात्रा में क्लोरीन होता है। इसी प्रकार कई प्रकार की जो आयुर्वेदिक औषधियां है, आयुर्वेदिक जो नीम है, ये भी वायरस को मारने में सफल हैं। लेकिन अभी इसकी जांच नहीं हुई, तो जब तक हमारे पास में अल्कोहल वाला सैनिटाइजर नहीं है तब तक हम इस गोमूत्र वाला या आयुर्वेदिक सैनिटाइजर का प्रयोग उसके स्थान पर कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण महामारी के रूप में फैला हुआ है। साक्षात्कार के अंतिम पायदान पर हमारे आम श्रोताओं को, आम जनता को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपको वही संदेश देना चाहता हूं जो बार बार सरकार हमको कह रही है। वैसे भी हमको सैनिटाइजेशन की सारी प्रक्रिया का मालूम हो गया, हम सैनिटाइजेशन करते हैं, फिर भी चूंकि विकसित देशों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया है, सारी जानकारी रखते हुए भी हमको जो बार बार बताया जाता है कि हमको सामाजिक दूरी बना के रखनी है, वो हमको रखनी है। दूसरी चीज, जो भी हमको जो मास्क पहनने को कहा है वो मास्क हमको पहनना है, और इसी के साथ में जो सरकार की जो प्रॉपर गाइडलाइन है उनका हमको पालन करना चाहिए यथावत। निश्चित रूप से जैसा आपने बताया, लॉकडाउन समाप्ति की ओर भी बढ़ेगा। लॉकडाउन समाप्ति के बाद आम जन को अपनी आदतों में किस तरह से सुधार करना ही होगा ताकि भविष्य में वो सुरक्षित रहें।
जी बिल्कुल, जो बात बताई है, सामाजिक दूरी रखना है, बार बार अपने हाथों को धोना है। इसी प्रकार जब भी हम घर के अंदर किसी सामान को लाते हैं तो उसको सैनिटाइज करना है। और इसकी प्रति हमारी जो जानकारियां हैं, जो भी जानकारियां सरकार द्वारा, जो भी डॉक्टरों द्वारा, जो भी केमिकल एक्सपर्टों द्वारा मिल रही है, उसको हमको बढ़ाते रहना पड़ेगा। और जिस प्रकार डॉक्टर कहते हैं कि जिस प्रकार मलेरिया है और दूसरी बीमारियां हमारे जीवन शैली में आ चुका है, तो वैसे भी ये वायरस हमारे जीवन शैली में आ चुका है, तो हमें इसकी जानकारियां और इसके निस्तारण की सारी अपडेट हमको रखनी चाहिए। कुलदीप जी, आपने बहुत सही और सटीक जानकारी दी। आप स्टूडियो में पधारे। हमारे सभी श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी के मालानी चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।